जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, इंडिया और रशिया के बीच में S-400 का डील अब तक का एक बहुत ही प्रमुख डील है। इस डील को लेके जहां पे अमेरिका भारत से नाराज हुआ है, वहीं पे भारत की तरफ से भी साफ कर दिया गया था कि किसी का भी नाराजगी को दरकिनार करते हुए भारत S-400 को जरूर हासिल करेगा। और दोस्तों, इंडिया और रशिया के बीच में S-400 के डील के ऊपर साइन भी हो चुका है और जल्द ही भारत को S-400 भी मिलना शुरू हो जाएगा। पर इस दरमियान इस मिसाइल को लेके जो खबर आ रहा है उसे लेके चिंता भी हो रहा है कि S-400 का डील क्या भारत के लिए सही था। दोस्तों, खबर यह है कि टर्की द्वारा जो S-400 रशिया से हासिल किया गया उसका हाल ही के परीक्षण इतना सफल नहीं था और ये टारगेट को हिट नहीं कर पाया। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या रशिया के S-400 में वाकई में ऐसा कुछ खामियां हैं जिसके वजह से ये मिसाइल टारगेट को हिट नहीं कर पाया और भारत के लिए क्या ये नुकसानदायक हो सकता है। जबकि वीडियो के दूसरे अपडेट में आपको भारत और फ्रांस का राफेल डील के बारे में बताऊंगा, जहां पे इस डील को लेके फ्रांस का कहना है कि ये अब तक का फ्रांस की तरफ से दिया गया किसी भी देश को सबसे आधुनिक टेक्निक है। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, हाल ही में आप लोग सुने होंगे कि टर्की द्वारा रशिया से हासिल किया हुआ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टमों के कुछ मिसाइलों का परीक्षण किया गया, जहां पे टर्की के रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि यह परीक्षण सफल रहा। वहीं पे ग्रीक मीडिया में इस रिपोर्ट के बारे में कुछ ऐसा खुलासा किया गया जिसे सुन के आपका होश उड़ जाएगा। दोस्तों, ग्रीक मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक टर्की द्वारा हाल ही में जो S-400 मिसाइलों का परीक्षण किया गया, ये हवा में टारगेट को ध्वस्त नहीं कर पाया, इवन टारगेट के आसपास भी ये नहीं पहुंच पाया और इसी वजह से ग्रीस द्वारा इस मिसाइल के परीक्षण को एक फेलियर बताया जा रहा है। अब बहुत सारा सवाल ये भी उठ रहा है कि ग्रीस और टर्की के बीच में फिलहाल जंग जैसे माहौल बना हुआ है और टर्की द्वारा S-400 का परीक्षण ग्रीस को डराने के लिए ही किया गया था। ऐसे मौके में ग्रीस तो S-400 के काबिलियत के बारे में बोलेंगे ही। पर दोस्तों, ऐसा नहीं है। इस बातों के ऊपर मोहर रशिया की तरफ से भी लगाया गया। रशिया का भी ये कहना था कि टर्की की तरफ से जो मिसाइल का परीक्षण किया गया ये सही तरीके से सफल परीक्षण नहीं है। दोस्तों, वहीं पे टर्की की तरफ से इस मिसाइल के परीक्षण को सफल बताया गया, लेकिन सफलता का कोई भी प्रूफ नहीं दिया गया। इवन टर्किश मीडिया में जो मिसाइल के परीक्षण को दिखाया गया उसमें भी मिसाइल के टेक ऑफ को ही दिखाया गया और इसमें किसी तरीके का टारगेट को हिट करने के फुटेज को नहीं दिखाया गया। तो दोस्तों, सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि अगर टर्की का S-400 मिसाइल परीक्षण फेल है तो क्या ये भारत के लिए आने वाले समय में चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि 2018 में भारत और रशिया के बीच में ऐसे ही S-400 को लेके $5.43 बिलियन का समझौता हुआ था। चाइना जहां पे S-400 को हासिल कर चुका है, वहीं पे भारत अब रशिया से जल्द S-400 को हासिल करके अपने एयर डिफेंस की क्षमता को बढ़ाना चाहता है और चाइना के खिलाफ अपने डिटरेंस को मजबूत करना चाहता है। ऐसे मौके में अगर S-400 परीक्षण के दरमियान विफल होता है तो दोस्तों ये लाजमी एक चिंता का विषय है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि भारत और रशिया के बीच में S-400 का डील क्या सच में भारत के लिए $5.43 बिलियन का एक धोखा था। दोस्तों, टर्की के S-400 सफल ना होने के पीछे S-400 मिसाइल के कैपेबिलिटीज का कोई भी गलती नहीं है, ना ही इस मिसाइल में ऐसा कुछ खामी है जिसके वजह से ये सफलतापूर्वक अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाया, बल्कि यहाँ पे खामियां टर्की के अंदर है। टर्की S-400 के पहले बैच को हासिल करने के बाद से ही इस तरीके का बयान दे रहा है कि उसे रशिया का जरूरत नहीं है। रशिया से मिसाइल हासिल करके टर्की का कहना यह था कि दूसरे बैच के डिलीवरी के बाद रशिया को S-400 मिसाइल के ऊपर से एसएस हटा दिया जाएगा। मतलब टर्की अपने ही दम पे इन मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा और रशिया से किसी तरीके का कोई भी असिस्टेंस नहीं लेगा। दोस्तों, इस बार भी जो परीक्षण हुआ है वहाँ पे रशिया का मदद नहीं लिया गया और टर्की अपने बलबूते पे इन मिसाइलों का परीक्षण करने का कोशिश किया था। रशियन मीडिया के मुताबिक टर्की के पास अब तक रशिया के किसी भी मिसाइल का परीक्षण करने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही टर्की अब तक किसी तरीके का कोई भी रशियन मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। ऐसे मौके में अगर टर्की अपने बलबूते पे इन मिसाइलों के परीक्षण करने का कोशिश करेगा तो उसमें जरूर खामियां होगा और ऐसे ही खामियों के कारण से इस मिसाइल का परीक्षण भी फेल हुआ और इसके पीछे किसी तरीके से S-400 का कोई गलती नहीं है। दोस्तों, टर्की द्वारा एक तरीके से S-400 को रशिया से हासिल करने के बाद रशिया को टोटली दरकिनार करने का कोशिश किया गया, पर रशिया भी इतना कच्चा गेम नहीं खेलता है कि टर्की जैसे नेटो एलाई को बिना मतलब का S-400 जैसे एडवांस तरीन हथियार दे देगा और वो अपने मन मुताबिक उसे इस्तेमाल कर सके, इवन रशिया के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सके। और रशिया द्वारा पहले ही अपना सुरक्षा के लिए इतना बंदोबस्त ले लिया गया था कि बिना रशिया के परमिशन के या बिना रशिया के मदद के इन मिसाइलों को ऑपरेट करना टर्की के बस का ना हो। दोस्तों, पर भारत के लिए ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारत ऑलरेडी रशिया के S सीरीज के बहुत सारे मिसाइलों का इस्तेमाल कर चुका है और भारत S-400 के प्रीवियस वर्जन मतलब S-300 को भी इस्तेमाल कर रहा है। इवन रशिया और भारत के बीच में ऐसा कुछ रिश्ता नहीं है जो रशिया भारत को दिए हुए S-400 में ऐसा कुछ क्लॉज रखे कि वो बिना रशिया के मदद का इस्तेमाल ना हो सके। और यही एक कारण है जिसके वजह से टर्की का S-400 तो फेल हुआ, लेकिन भारत के लिए ये चिंता का विषय नहीं बनेगा। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि राफेल को लेकर
फ्रांस की तरफ से ऐसा क्यों कहा गया कि ये अब तक के फ्रांस द्वारा किसी भी देश को बेचा गया सबसे हाईटेक टेक्नोलॉजी है। वैसे अगर देखें तो भारत एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो फ्रांस से राफेल एयरक्राफ्ट को हासिल किया है। भारत के अलावा इजिप्ट और कतर जैसे देश भी राफेल को इस्तेमाल कर रहा है और हाल ही में भारत को सिर्फ 5 ही राफेल मिला है। दोस्तों ये 5 राफेल इंडियन एयरफोर्स में ऑपरेशनल भी हो चुका है और इंडियन एयरफोर्स सेकंड बैच के राफेल को स्वागत करने के लिए तैयारी भी कर रहा है। ऐसे मौके में फ्रेंच एम्बेसडर इमानुएल लेलिन की तरफ से बताया गया है कि फ्रांस द्वारा भारत को म्यूचुअल ट्रस्ट के वजह से सबसे आधुनिकतम टेक्नोलॉजी को फरोग किया गया और ये अब तक के फ्रांस द्वारा किसी भी देश को बेचा गया सबसे घातक और आधुनिक टेक्नोलॉजी है। दोस्तों फ्रांस द्वारा भारत को बेचा गया राफेल एयरक्राफ्ट 4.5 जनरेशन के एक आधुनिकतम फाइटर एयरक्राफ्ट है और दोस्तों ये खाली आधुनिकतम फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि इसे फ्रांस की तरफ से ऐसे मॉडिफाई किया गया है कि ये भारत के लिए एक गेम चेंजर बन सके। वहीं पे फ्रांस द्वारा बाकी जिन देशों को इन राफेल एयरक्राफ्ट को बेचा गया है उनमें इस तरीके का मॉडिफिकेशन नहीं किया गया। फ्रांस और भारत के बीच में जब राफेल डील के ऊपर हस्ताक्षर हुआ था तो यहाँ पे एक $1 बिलियन के इंडिया स्पेसिफिक मॉडर्नाइजेशन का भी क्लॉज था। दोस्तों ये वही मॉडर्नाइजेशन है जिसकी वजह से फ्रांस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये अब तक फ्रांस द्वारा बेचा गया सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी है। दोस्तों फ्रांस की तरफ से भारत को खाली राफेल एयरक्राफ्टों को बेचा नहीं गया बल्कि इसे हथियारों के साथ लैस करके बेचा गया है। इनमें कुछ ऐसे स्टेट ऑफ द आर्ट हथियार है जो शायद ही फ्रांस किसी और देश को दिया होगा। दोस्तों ये हथियार है मीटियोर जैसे बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल जिसका रेंज करीबन 150 किलोमीटर है, जो चाइना और पाकिस्तान के एयरफोर्स में शामिल किसी भी मिसाइल के तुलना में अधिक रेंज, अधिक रफ्तार और अधिक पावरफुल मिसाइल है। जबकि इसके अलावा दूसरा मिसाइल है स्कैल्प मिसाइल जो एक एयर टू सरफेस प्रिसीजन गाइडेड हथियार है और इसे स्टेल्थ एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल भी कहा जा सकता है। दोस्तों इस तरीके के मिसाइल के बदौलत इंडिया अब 300 किलोमीटर के स्टैंड ऑफ दूरी से बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे हमलों को अंजाम दे पाएगा जो एक तरीके से इंडिया के कैपेबिलिटीज को बढ़ाएगा। दोस्तों इन कैपेबिलिटीज के अलावा फ्रांस के बनाया हुआ इन राफेल एयरक्राफ्टों को सेमी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी बोला जाता है क्योंकि इसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि इसका रडार क्रॉस सेक्शन इस आकार के और इस जनरेशन के एयरक्राफ्टों के तुलना में काफी कम है। फ्रांस द्वारा भारत को दिया गया राफेल एयरक्राफ्टों में कुछ और भी अपडेट ऐसा किया गया है जिसके बदौलत ये बाकी राफेल की तुलना में ज्यादा स्टेल्थियर है। दोस्तों हथियारों के डील को लेकर फ्रांस और भारत के बीच में अब जो रिश्ता है इस रिश्ते को आप 1970s के भारत और सोवियत यूनियन के रिश्ते के साथ भी जोड़ सकते हैं। उस समय सोवियत यूनियन द्वारा भारत को जिस तरीके का हथियार दिया जाता था वो शायद ही कोई देश किसी और देश को देता होगा और अब फ्रांस की तरफ से ही भारत को इसी तरीके का हथियार दिया जा रहा है जो शायद ही फ्रांस या किसी और देश को देता होगा। फ्रांस की तरफ से भारत को राफेल एयरक्राफ्टों के 36 एयरक्राफ्टों के अलावा और 36 एडिशनल एयरक्राफ्ट के लिए भी ऑफर किया जा रहा है, जबकि अब फ्रांस का यह भी कहना है कि भारत अगर इन एयरक्राफ्टों को लेगा तो पहले की तुलना में और काफी किफायती लागत में भारत को यह मिल सकता है। इवन फ्रांस द्वारा MMRCA टेंडर के तहत भारत को राफेल एयरक्राफ्टों का ऑफर फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत अब किया जा रहा है। फ्रांस भारत को 100 एयरक्राफ्ट के बदले टेक्नोलॉजी देने के लिए भी पहले कह चुका है और मेक इन इंडिया के क्लॉज को भी स्वीकार करते हुए फ्रांस की तरफ से ये कहा जा चुका है कि भारत अगर एक साथ 100 या 100 से अधिक फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदता है तो फ्रांस इसके मैन्युफैक्चरिंग को भारत में ही करेगा, जो कि भारत का एक जरूरत भी है। दोस्तों फ्रांस की तरफ से भारत को खाली राफेल एयरक्राफ्टों को लेकर ऑफर नहीं किया जा रहा है बल्कि इन एयरक्राफ्टों के डील के बदले में भारत को कुछ अन्य क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भी दिया जा रहा है जैसे कि जेट इंजन टेक्नोलॉजी। फ्रांस भारत के साथ मिलकर अब 110 किलो न्यूटन वाला एक नया जेट इंजन के ऊपर भी काम करेगा जो आने वाले समय में इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों को पावर सप्लाई करेगा। दोस्तों खाली इतना नहीं, अब फ्रांस के साथ भारत कुछ और जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट में भी काम कर रहा है जिनमें कुछ अत्याधुनिक हथियार, रडार, सरफेस टू एयर मिसाइल और सबमरीन जैसे प्रोजेक्ट भी है जिसे एक साथ दोनों देश मिलकर आगे बढ़ाएगा। सुनने को तो ये भी आ रहा है कि फ्रांस के PA-2 डिजाइन के बेस पे ही भारत के INS विशाल जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर का भी कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, लेकिन इसके ऊपर अभी तक मुहर लगना बाकी है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।